हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के 7500 क्वेश्चन वाले बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक सेट नंबर 124 को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग सेट नंबर 125 को देखने वाले हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, उसे देख लीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। जबकि जगजीवन राम, दोस्तों, यह श्रम मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और सी राजगोपालाचारी, ये शिक्षा एवं कला विभाग के मंत्री थे। तो कौन नहीं थे अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों तैयार किया जाता है इनके द्वारा दोस्तों? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधीन ही वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 61 के तहत। लेकिन दोस्तों, किसी भी सदन में जब महाभियोग चलाया जाता है, शुरू किया जाता है, तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि उन पर महाभियोग चलाया जा रहा है। उसके बाद फिर उसको पारित किया जाता है और अगले सदन में भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को किसने डिज़ाइन किया था? तो दोस्तों, तिरंगे को पिंगली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और यह कब डिज़ाइन किया गया था? तो 1921 ईस्वी में ही तिरंगे को डिज़ाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक। तो दोस्तों, पंचायत समिति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। दोस्तों, पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच की कड़ी होती है और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। यह भी संविधान के किस आर्टिकल में है? तो यह संविधान के 243 के सी आर्टिकल में मौजूद है पंचायत समिति की चर्चा। अगला प्रश्न है, वित्त आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख 2 माह के भीतर रखा जाना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, वित्त आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है केंद्र सरकार की सलाह पर। दोस्तों, वित्त आपात घोषित क्यों किया जाता है? तो जब राष्ट्रपति को लगता है कि भारत में वित्त स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है, तब संसद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आपात की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा यह समवर्ती सूची का विषय है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समवर्ती सूची, दोस्तों, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, योजना आयोग का प्रस्ताव जॉन मेथाई के द्वारा 1950 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था और इसे 15 मार्च 1950 को स्वीकृति भी दे दी गई थी, यानी पारित कर दिया गया था। और इसको समाप्त कब किया गया था योजना आयोग को? तो दोस्तों, योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 में समाप्त कर दिया गया था।
और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को शुरू कर दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन मिथाई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों ये थे अरुणा रॉय। कौन थे? अरुणा रॉय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरुणा रॉय दोस्तों पूर्व सिविल सेवक थे और यह मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक भी थे। दोस्तों अब बात करें सूचना का अधिकार, तो इस अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और यह 21 जून 2005 को अधिसूचित कर दिया गया। कब अधिसूचित किया गया? तो 21 जून 2005 को स्वीकृति मिल गई थी, इसको पारित कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। तो दोस्तों ब्लू माउंटेन का क्षेत्र यह मिजोरम का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मिजोरम में स्थित फोंगपुई पर्वत को नीला पर्वत या फिर ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये फोंगपुई पर्वत कहाँ है स्थित है? तो यह लुसाई पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि मिजोरम में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? दोस्तों इसमें टुंड्रा वनस्पति बेलारूस में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलारूस। दोस्तों बेलारूस पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं होने की वजह से यहाँ टुंड्रा वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? तो दोस्तों हिमालय पर्वत में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है? चलिए देखते हैं। बुर्जिल दर्रा जो कि समुद्र तल से 4100 मीटर ऊंचा है। जोजिला दर्रा यह 3528 मीटर ऊंचा है। उसके बाद माना दर्रा यह 5632 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। और रोहतांग दर्रा यह 3978 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। तो सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है? तो वो है माना दर्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माना दर्रा। अगला प्रश्न है, मैग्रोव किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे पेड़ या झाड़ियों को कहा जाता है जो कि खारे या अर्ध खारे पानी में पनपता है, यानी पानी के किनारे दलदलिया भाग में पनपता है, उसको मैग्रोव कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवन कच्छ का प्राकृतिक वन जो है वो मैग्रोव कहलाता है। आप हमको बताइए सबसे बड़ा मैग्रोव का वन कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मिकिर पहाड़ी यह असम में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असम में और कौन कौन सा पहाड़ स्थित है? तो दोस्तों नामचा बड़वा, कांगतो ये सारे असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न पर्वत शिखर में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? इसमें से कौन भारत में नहीं स्थित है? तो वो हो जाएगा गोसाईथान। दोस्तों गोसाईथान कहाँ स्थित है? तो यह तिब्बत के सियांगत्से विभाग के न्यालांग जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोसाईनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देश में कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? इसमें से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है, यानी लैंड लॉक कंट्री नहीं है? तो वो हो जाएगा लाइबेरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों लाइबेरिया कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट पर स्थित है, यानी यह समुद्र से सीमा साझा करता है, इसलिए यह स्थल रुद्ध देश नहीं होता। स्थल रुद्ध देश क्या होता है? जो चारों तरफ से किसी ना किसी देश से घिरा हुआ हो। तो लाइबेरिया जो है यह अटलांटिक तट के किनारे स्थित है, तो ये स्थल रुद्ध देश नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों चितवन घाटी यह नेपाल में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। दोस्तों चितवन घाटी नेपाल के दक्षिण में स्थित एक तराई घाटी है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कनिकाएं जो है यह प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज बनाती है जिसका जीवन काल 3 से 5 दिन तक
होता है। दोस्तों WBC अगर हमारे शरीर में कोई संक्रमण फैल गया है तो उसके लिए एंटीबॉडी को तैयार करता है और उसको मार देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोगाणुओं का विनाश करता है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। दोस्तों थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जो कि किसी भी दूसरे मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हदीस क्या है? तो दोस्तों हदीस एक प्रकार का इस्लामिक कानून है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस्लामिक कानून। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम जफर खान या फिर हसन गंगू था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता मीराबाई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीराबाई। दोस्तों गीत गोविंद जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक है, यह किसकी रचना है? तो ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये हमने पहले के वीडियोस में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है और कवर किया है, तो अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा और आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो दोस्तों चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1532। अब ये चुनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह यूपी के मिर्जापुर में स्थित है चुनार दुर्ग। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो दोस्तों रानी दुर्गावती यह मंडला की रानी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या फिर दोस्तों मंडला को गढ़ा कटंगा के गोंड साम्राज्य भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मेरे वो आप सही टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों मक्का द्वार यह सूरत को कहा जाता है। इसे सूरत को मक्का द्वार या फिर बाबुल मक्का के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों जाना जाता था? तो दोस्तों सूरत बंदरगाह जो है यह सबसे पश्चिम में स्थित बंदरगाह है और यह पूरब मतलब पूर्वी देश और फिर मक्का के साथ संबंध को जोड़ता है, मतलब मक्का और सूरत के बंदरगाह को जोड़ने का काम करता है। इसी वजह से इसको मक्का का द्वार कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलबर्ट। दोस्तों जीन बप्टिस्ट कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये कोलबर्ट जो थे यह राजा लुईस 14वें के मंत्री थे। इसने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलबर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराज ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे जोधपुर के महाराजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोधपुर। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया? तो दोस्तों डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और जीजी आगरकर के द्वारा 1884 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों कहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था? तो वो था गोरखपुर जेल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल को
काकोरी कांड में शामिल होने के कारण फांसी की सजा दी गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो दोस्तों सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद। दोस्तों स्तूप जो है वह संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है और स्तूप का अर्थ होता है राख का ढेर। अगला प्रश्न है, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मानव के साथ कहाँ से मिला है? तो यह बुर्ज से मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्ज। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण यह मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसका उत्पादन निजी उद्यमी के द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है यह निजी अर्थव्यवस्था है। इसमें मांग और पूर्ति दोनों की पूर्ति जो है वो कोई निजी उद्यमी के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। वित्त मंत्री के जो आर्थिक कार्य विभाग है उसके द्वारा आर्थिक समीक्षा जो है वो जारी की जाती है और यह बजट के ठीक एक दिन पहले जारी किया जाता है और इसमें पूरे साल भर का जो भी खर्च है या जहां खर्च होना है इन सारी चीज़ों का समीक्षा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीपी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों डीपी रामाराव समिति का संबंध रक्षा से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा। दोस्तों डीपी राव समिति का गठन क्यों किया गया था? तो इसका गठन किया गया था डीआरडीओ के कार्यों की समीक्षा करने के लिए। तो इसका संबंध रक्षा से हो गया। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 9 एमिनो अम्ल जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। 5 एमिनो अम्ल ऐसे हैं जो कि आवश्यक है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि अगर इसे हम लोग बाहर से नहीं लेते हैं तो इसे शरीर खुद ब खुद बना लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जन के जनक कौन है? तो दोस्तों आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जन के जनक जोसेफ लिस्टर है। कौन है? जोसेफ लिस्टर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्छ्वासन के समय पसलियां। तो दोस्तों उच्छ्वासन यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? तो पसलियां जो है वो नीचे की ओर आती है और ये फिर अंदर की ओर गति करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीचे या अंदर की ओर गति करती है। जबकि दोस्तों डायफ्राम जो है, जब हम उच्छ्वासन करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम की स्थिति पूर्व स्थिति के जगह पर आ जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, केचुआ से क्या लाभ है? तो दोस्तों केचुआ से यह जमीन को उपजाऊ बना देता है। कैसे बनाता है? तो दोस्तों यह जो है कार्बनिक पदार्थ को खा जाता है और फिर उससे खाद बनाता है और यह खाद पौधे के लिए प्राकृतिक और संतुलित आहार के रूप में काम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। दोस्तों केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। आप हमको कमेंट करके बताइए केचुआ का अध्ययन किसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ पादप है और एक उसके दूसरे तरफ है रोग या फिर उसका कारण या सूक्ष्मजीव जो भी। तो चलिए देखते हैं। पहला है नींबू कैंसर। नींबू कैंसर क्यों होता है दोस्तों? तो यह जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु की वजह से होता है? तो दोस्तों यह जैथोमोनस एक्सोपोडिस नामक जीवाणु की वजह से नींबू कैंसर होता है।
दूसरा है गेहूं की रस्ट। दोस्तों गेहूं की रस्ट यह कवक से होने वाली बीमारी है और किस कवक से, तो पिक्सीनिया नामक कवक से होता है। तीसरा है भिंडी की पीत। भिंडी की पीत जो है ये दोस्तों विषाणु की वजह से होता है। और कौन सा विषाणु, तो बेगोमोन नामक विषाणु होता है, बेगोमोनो नामक विषाणु, जिसकी वजह से भिंडी की पीत नामक बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के सभी सही सुमेलित हैं, यानी नींबू कैंसर जीवाणु की वजह से, गेहूं की रस्ट कवक की वजह से और भिंडी की पीत विषाणु की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो एक काटा हुआ हीरा अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जगमगाता है। दोस्तों जब प्रकाश की किरणें कटे हुए हीरे में प्रवेश करती है तो यह क्रांतिक कोण के कारण बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, जिसकी वजह से यह चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हीरे का अपवर्तनांक पूछा जाए तो हीरे का अपवर्तनांक दोस्तों 2.42 होता है, यानी 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब समतुल्य है। तो दोस्तों 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब यह 1 बार के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 बार। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने से द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता घट जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाएगा, जबकि गैस की सान्यता जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों ये क्यों होता है ऐसा, तो द्रव्य में जो सान्यता होता है वो अणुओं के बीच ससंजक बल पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। तो दोस्तों कमरे में लगा वातानुकूलक यह आर्द्रता और ताप दोनों को नियंत्रित करता है, साथ ही वायु की गति और वायुमंडल के स्तर को भी नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्द्रता एवं ताप दोनों को नियंत्रित करता है वातानुकूलक यानी एसी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए देखते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो यह वायु का वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरखान स्थलाकृत का संबंध है। तो दोस्तों बरखान स्थलाकृत का संबंध मरुस्थल से है। किससे, मरुस्थल से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों बरखान होता क्या है, तो यह रेगिस्तान में वायु अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली अर्धचंद्राकार की आकृति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण वन्य जीव की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, पृथ्वी की सुरक्षा, छोटे जो जीव जंतु पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उन सारी चीज़ों के संरक्षण के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लीलावती के लेखक हैं। दोस्तों लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। लीलावती एक गणित की पुस्तक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भास्कराचार्य। दोस्तों लीलावती में 625 श्लोक हैं और इसको सिद्धांत शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी माना जाता है लीलावती को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास और भूमध्य रेखीय परिधि है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,756 है, जबकि भूमध्य रेखीय परिधि यह 4,075 किलोमीटर जो है यह भूमध्य रेखीय परिधि होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।
प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो यह 1970 ईस्वी को इनको शांति का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को शांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।